हाय फ्रेंड्स, हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन जो क्लास 10th के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था, जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हम लोग वहाँ पे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में भी अध्ययन कर चुके थे। अब हमें उससे ही रिलेटेड कुछ ऐसा तथ्य है जो कि हमें जानना जरूरी है, तब जाकर हमें आगे जो भी विभिन्न दूरी पर जो वस्तु को रखा जाता है तो वहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा और वह कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले उसको बनाने से पहले ये जो जितना हम लिखे हैं इसके बारे में समझना जरूरी है, तब जाकर हम आसानी से उस सबको बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझें कि ये ध्रुव क्या होता है। पोल है ना, ध्रुव पोल, ये क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। सपोर्ट दैट मान लेते हैं कि ये दर्पण है, हम बना भी दिए हैं फिगर, ये दर्पण है और इसके बीच वाले जो भाग जो होता है उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव माने इंग्लिश में पोल, इसको पी द्वारा सूचित करते हैं। जो ये पहला लेटर है इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, ये हम जान गए कि ध्रुव क्या है। यहाँ पे हम फिगर बना दिए हैं, ये दर्पण है, इस दर्पण के जो मध्य भाग उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, गोलीय दर्पण के, देखिए जिस गोलीय दर्पण के जिस गोले का एक भाग है, सपोर्टेड मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण है, एक गोला है, ठीक, गोला है, गोलीय दर्पण ये मान लेते हैं गोला है। ये जो गोला है कह रहा है कि एक भाग होता है तो उसी गोले के केंद्र को, ये गोला है तो इसका तो केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी बीच होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ सपोर्टेड मान लेते हैं कि हमारा ये बीच है, दोनों साइड से यहाँ पे हमारा बीच होगा, इसका भी केंद्र होगा। अब इसका एक भाग जो होता है, एक भाग जो ये है इसको, और ये जो हमारी रेखा जो है यहाँ पे, तो इसको तो हम पी कहते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव है, पोल है, ध्रुव है, पोल है, और ये जो है बीच वाला एक गोले, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो एक गोला बन जाएगा। ये जो बीच वाला जो है इसको हम रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम सी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, जिसको हम सी द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है तो उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्रुव है और ये जो ऐसे 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 हम मिला देंगे तो एक गोला हो जाएगा, ये गोला हो जाएगा। तो यह केंद्र आएगा, बीच में आएगा, तो जो बीच में आएगा वही जो बीच का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जो है तीसरा जो है यह कह रहा है मुख अक्ष। मुख अक्ष, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या इसका हिंदी में दूसरा नाम प्रधान अक्ष भी है। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष सेम है, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो है मिलाने वाली रेखा है, जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, जिसे पीसी द्वारा सूचित करते हैं। पी और सी, जिसे पीसी द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, चौथा जो है यह है मुख फोकस। मुख फोकस क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक फिगर की आवश्यकता है, इसको हम मिटा दें। इसको हम समझने के लिए फिगर की आवश्यकता है, जो कि हम फिगर अभी बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि मुख अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती चलने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है
या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग छोटा एफ द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मुख्य फोकस ये क्या है, अरे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर माने सीधा, ठीक, समानांतर और निकटवर्ती चलने वाली, निकटवर्ती माने नियर, नजदीक चलने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, वो जिस पॉइंट पर कटती है, जिस पॉइंट पर कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। जो जहां पर कटेगी, जिस पॉइंट पर कटेगी उसे हम एफ द्वारा सूचित करेंगे। अब मान लेते हैं कि कह रहा है दर्पण, कह रहा है, क्या कह रहा है, दर्पण। मुख्य अक्ष के समानांतर एक दर्पण हम बनाते हैं, ये हमारा दर्पण है, एक ये दर्पण है। ये दर्पण है तो यहाँ से जो किरण जाएगा ऐसे, तो ये जो होगा क्या होगा, पी होगा, ये जो है ये पी है, सी होगा, इसका जो बीच के सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये ध्रुव होगा। सपोर्टेड मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई वस्तु, ये और क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे समानांतर, मुख्य अक्ष से समानांतर और निकटवर्ती, समानांतर और निकटवर्ती माने कि नियर भी चलना चाहिए और समानांतर भी चलना चाहिए। सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, समानांतर है, कभी कटेगा नहीं, एक दूसरे की रेखा को कभी प्रतिच्छेदी नहीं करेगा। यहाँ पे एफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे एफ होगा, कहीं अनंत होगा, इधर अनंत होगा। अब सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि ये कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा चल रही है, समानांतर या निकटवर्ती चल रही है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद जब यहाँ से समानांतर रेखा जब चलेगी तो इस दर्पण पे टकराएगी। जब यह टकराएगी तो यह कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। ये जो बिंदु है वह एफ है, ठीक, इस एफ से गुजरेगी। और फिर ये क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद या फिर जो गुजरेगी तो यह इस डायरेक्शन में आएगी, यह आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, यह जो आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, और फिर टकरा कर फिर इसी डायरेक्शन में यह चल जाएगा। ठीक, जब कह रहा है कि जब कोई दर्पण से परावर्तन के बाद यह जिस बिंदु पर कटती है, जब यहाँ पे जब दर्पण पर कोई किरण जब टकराएगी तो यह इससे टकरा कर मुख्य फोकस से गुजरेगी, जब निश्चित है कि मुख्य फोकस से गुजरेगी। जब यह यहाँ से गुजरेगी तो यह बिंदु जो काट रही है, जो बिंदु यहाँ पे देखिए जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु को यह काट रही है, यही जो है यह क्या है, यह एक फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है, यह जो है फोकस दूरी। हम दर्पण का नाम दे सकते हैं बी, बी डैश, ठीक, इसको हम ये दे सकते हैं, सॉरी ये वस्तु जो है ये दे सकते हैं, इसको वो दे सकते हैं। ये समानांतर जा रहा है, जो किरण जो है ये समानांतर जा रहा है और दर्पण से जब टकराएगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। एकदम निश्चित है कि जब दर्पण से कोई किरण टकराता है तो फोकस से जाकर क्या होता है, गुजरता है, फोकस को काटती है। तो यह जहाँ काट रहा है, जिस बिंदु को काट रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। कोई दिक्कत कोई। अब हम लोग इसको एफ, छोटा एफ द्वारा सूचित करते हैं, छोटा एफ द्वारा एफ को छोटा एफ सूचित, एफ द्वारा सूचित करते हैं। सबको हम लिखेंगे, सी माने क्या होता है, सी माने हम लिख दिए हैं, एफ माने है मुख्य फोकस हो गया, ये यहाँ पे पी माने ध्रुव, सबको हम लिख भी दिए हैं। पर एक बार जब सिद्ध करना होगा F=R/2 दर्पण सूत्र, उस सबका हम एक वीडियो बनाएंगे। जब आवर्धन सूत्र भी है, M=- V/U जो भी है, सबका हम एक सूत्र बनाएंगे। अब हमें पढ़ना है कि सेंटर ऑफ रेडियस, हाँ सेंटर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, ठीक। तो फोकस दूरी किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, मुख्य फोकस एफ और पी के जो बीच के दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या क्या है,
ये इसको समझना जरूरी है। वक्रता त्रिज्या क्या है? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस क्या है? तो कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव पोल जो दर्पण बनाते हैं तो यहाँ पोल होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम हमारा r द्वारा सूचित करते हैं। यहीं से हमारा ये जो निकलता है f = r/2 क्यों होता है? क्योंकि f जो बीच में है यहाँ पे है, तो f = r/2 में कहने का मतलब है कि f जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है बार बार, लेकिन यहीं से हमारा लॉजिक उठता है कि हाँ ये होता क्यों है। इसको प्रूफ किया जाता है, सिद्ध भी किया जाता है, प्रूफ किया जाता है f = r/2 आया क्यों। लेकिन यहाँ पे c और f के बीच जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको r द्वारा सूचित करते हैं। और यह इसी से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है डॉट डॉट, दोगुना, चौगुना, आधी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी के आधा होता है। ठीक, अब हम यहाँ जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसे मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है, यहाँ उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा रखी गई वस्तु, मैंने कि इसके सामने जो वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनता है और कैसे बनता है, उसका रूप कैसा होता है, माने कि उसका आकार क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वह कहाँ बांधता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। 6 केस है, 6 केस को अध्ययन करेंगे और उसके बाद शॉर्ट तरीके में हम एक बता देंगे जो कि रखना तो पड़े, इसको याद करना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में हमें समझ जाएंगे तो और बेटर है। क्योंकि ये इसका फिगर भी हमें बनाने के लिए दिया जाता है, तो फिगर को बनाना पड़ेगा, तो फिगर को भी समझाना पड़ेगा कि फिगर कैसे बनेगा। प्लस में ये जो शॉर्टकट है न्यूमेरिकल के लिए, इससे 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है इमेज के रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड जो है उसे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये मान लेते हैं कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, या वक्रता केंद्र पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सी पर हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। इस सब के से लेकर एक 2 नंबर का निश्चित 2 या 3 नंबर का पूछता है प्रश्न। ठीक, तो हम जानेंगे, हेडिंग है मेरा कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक, कहाँ कैसे बनता है। जैसे केस नंबर 1 केस 6 पढ़ना है, 6 तक। ठीक, इसको हम शॉर्टकट में भी बता देंगे कि कभी नहीं भूलिएगा। शॉर्टकट में हम बता देंगे कि इमेज, ये जो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कभी नहीं भूलिएगा। 5 मिनट का रिवीजन कीजिएगा, आपका एकदम आपका ये 100% आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड 45-46 क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन लेवल, 45-46 क्वेश्चन इसके जितने खानदान में इसका क्वेश्चन है, अगर हम वो जो शॉर्टकट बता देंगे उससे आपको A to Z आप बना लीजिएगा। ठीक, पहले हम लोग पूरे डीपली से हम जाने, एक एक करके पूरे उसके गहराई से जाने। उसके बाद जब हम डीपली से जान जाते हैं तब हमको शॉर्टकट भी बुझाता है और शॉर्टकट भी पढ़ने में मजा आता है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ पे, अनंत पे स्थित, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब पूछ देगा कि कैसा होगा। आपसे पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहिएगा कि उसके द्वारा बना प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस पे, और वास्तविक उल्टा, ऊपर से नीचे है तो उल्टा ही है, रियल है, वास्तविक है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कितना बनता है, बहुत छोटा। सपोर्टेड मान लेते हैं, ये जो किरण है, ये जो किरण और ये किरण, ये अनंत से किसी दर्पण पे जा रहा है। ठीक, ये जो जा रहा है किसी दर्पण पर टकराया और फिर इधर से जाएगा, फिर दूसरा किरण जो आया तो यहाँ से दर्पण से टकरा कर इस पर मुड़ेगा, आएगा। जब यह जो किरण आया तो यहाँ पे
ऐसे गुजरा, फिर इस किरण को ऐसे गुजारा गया था, जिस बिंदु पर काटा है वह एफ है, कहाँ है, फोकस पर काटा है, फोकस पर काटा तो इसका इमेज कहाँ बना, प्रतिबिंब बना है। जो इमेज का हम नाम दे दिए हैं वो और ये इमेज है, एफ जो है फोकस दूरी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई वस्तु अगर अनंत से परिस्थित हो, कोई वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, नीचे होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा और यह प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक, ऐसे करके फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 6 केस को पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तब हम जानेंगे। ठीक, अब हम लोग केस नंबर 2 के बारे में जानेंगे। यदि मान लेते हैं कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हम लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कहाँ कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस एफ और सी के बीच में वास्तविक उल्टा नीचे बाएं वस्तु से छोटा बनता है। सब में देखना है, यहाँ पे केयर करना है कि सब में वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है, आकार उसका बदल रहा है। सिर्फ प्रतिबिंब का जो आकार है उसमें बहुत छोटा था, इसमें छोटा था, बराबर है, बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक, ये आकार सिर्फ बदल रहा है, बट सबका जो इमेज बन रहा है वास्तविक ही बन रहा है, उसका उल्टा ही बन रहा है, नीचे बन रहा है, बाएं बन रहा है। इसी जब हम शॉर्टकट बताएंगे तो यही काम देगा। यहाँ पे हम एक दर्पण से 6 का प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता के लिए सी है, इसके बीच में और इधर होगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो इधर अनंत होगा। अनंत और सी के बीच में हम वस्तु रखे हैं, ये भी हम ये वस्तु रखे। ठीक, और ये समानांतर जाएगी, जब किरण है तो समानांतर जाएगी तो यह कहाँ से कट जाएगा, एफ से गुजरेगी, हमेशा यह एफ से गुजरेगी। अब यहाँ से हम एफ से जब गुजरेगी तो हमें वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और एफ के बीच जो वस्तु बनेगा इमेज बनाने के लिए फिर हमको वक्रता केंद्र से रेखा गुजरना पड़ेगा, जो कि दर्पण से परिवर्तन के बाद फिर इसी माध्यम में यह लौट जाएगी। दर्पण से परिवर्तन के बाद देखिए फिर यह इसी माध्यम में लौट गई है। सी से जब हम इस रेखा को गुजारे हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो ये दोनों रेखा का जो कटती है, जिस बिंदु पर कटती है वही हमारा इमेज बनता है। तो देखिए एफ और सी के बीच में ये जो वस्तु दोनों किरणें कटती हैं, ए और बी सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में हमारी दोनों रेखाएं कटती हैं, तो वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज देखिए कहाँ बन रहा है, सी तथा मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ बन रहा है, सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में, यही इमेज बन रहा है। तो ऐसे हम लोग ये सब फिगर को क्या करेंगे कि स्केल द्वारा, हम पेन से ऐसे बनाए हैं, स्केल द्वारा, पेंसिल द्वारा हम एग्जाम में जब भी फिगर बनाएंगे तो पेन पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे, पेन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेंसिल स्केल का हम इस्तेमाल करेंगे और जो भी है स्केल द्वारा बढ़िया से फिगर को हम दर्शाएंगे। तीसरा केस कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित। अब यहाँ से हम इधर से चालना जब प्रारंभ किए हैं, अनंत है, सी है, एफ है, पी है, ये दर्पण है, मान लेते ये दर्पण है, यहाँ पे पी है। ठीक, जब हम अनंत पर रखे तो अनंत और इसके बीच रख दिए, अब हम सी पर रखेंगे, सी पर रखें, जब अनंत पर रख दिए तो सी और बी के बीच रख दिए, तब हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। उसके बाद फिर सी और एफ के बीच रखेंगे, एफ पर रखेंगे, उसके बाद एफ और पी के बीच में रखेंगे, फिर हम एफ पर रखेंगे, एफ का है पी पर रखेंगे। तब हम जान गए। तीसरा केस कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, सी पर स्थित हो, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर
हमारा वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। हाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी उसका प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितने बड़ा वस्तु रखेंगे उतना बराबर हमारा इमेज बनता है। ठीक, और वास्तविक उल्टा नीचे बाएं वस्तु के बराबर, बराबर माने जितना वस्तु रखेंगे उतना ही हमारा बराबर इमेज बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए हम सेंटर पर रखें, ये सी है, सी पर हम वस्तु को रखे हैं, सी पर रखे हैं तो हमारा जो है यह रेखा जो गुजरेगी एफ से गुजरेगी, फिर एफ से गुजारने के लिए ऐसे एफ से गुजारेंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे कट रहा है, एफ पर कट रहा है दोनों रेखा, लेकिन फिर ये जो रेखा है दोनों यहाँ पे कट रही है, ये रेखा यहाँ पे कट रही है सी पर, तो यही हमारा इमेज बनेगा, सी पर इमेज बनेगा। जितना बड़ा है वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा ये हमारा इमेज बनेगा। ठीक, अगला हम यहाँ पे वस्तु का नाम देते हैं ए बी, बी ओ सॉरी बी ए, और फिर प्रतिबिंब का ए डैश और बी डैश नाम दे दिए। कोई अब दर्पण का भी नाम दे सकते हैं, ओ ए बी, बी डैश, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। अगला 4 नंबर केस के बारे में हम जानेंगे। 4